अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, सऊदी अरब से $3 अरब का पैकेज और $1.2 बिलियन की जो डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स की फैसिलिटी थी, तो गोया ये पूरा पैकेज अब एक दफ़ा फिर से रिवाइव हो गया है। इस रिवाइवल के बाद हम काफ़ी सारे इसके एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे, एक तो मुआशी एस्पेक्ट पर भी और साथ साथ बैन अल-अक़वामी जो इसके पहलू हैं उनको भी उजागर करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो $3 बिलियन का ये पैकेज है, इसके ऊपर 4% तक जो मुनाफा है वो हमें सालाना अदा करना होगा, तो यानी कि इसका ये इंटरेस्ट रेट है। शौकत तरीन साहब मुशीर खजाना ये बात बता चुके हैं कि ये जो डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स की भी जो फैसिलिटी है, माहाना उसकी अदायगी सऊदी अरेबिया की तरफ से की जाएगी और वो जो रकम है वो सिर्फ तेल की खरीदारी के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। तो लिहाजा कानूनी मामलात इन हवाल से पूरे करे जा चुके हैं। ये फवाद चौधरी साहब ने बताया, वजीर इत्तलात और नशरियात ने। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं एज़ पर द सऊदी पैकेज, और आपको पता है कि इसमें कुछ ताखीर आई थी, लेकिन उसके बाद अब कामयाबी से इस पैकेज को बहाल कर लिया गया है। नंदलेस ये लोन है हमारे लिए एक मुआशी कुशन के तौर पर या एक फाइनेंशियल कुशन के तौर पर हमारे लिए ये सर्व करेगा। अब दो इसमें बड़े अहम पहलू हैं जिनको हम इस पहले सेगमेंट के तहत उजागर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कि मुआशी सतह पर ये कितना कुशन हो सकता है, या फाइनेंशियल सतह पर पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा कुशन हो सकता है। $3 अरब का ये जो पैकेज है और जो कि डायरेक्ट जो ये अमाउंट है जो कि ट्रांसफ़र की जाएगी, और उसकी वजह से क्या हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जो सहारा आएगा, क्या रुपए की कदर उससे हम संभाल पाएंगे, ये सबसे बड़ा और पिवटल सवाल है जो कि हम इसके तहत टेबल करना चाहते हैं। क्योंकि डॉलर रुपी पैरिटी जो है वो इस वक्त एक उसमें मजीद जो इजाफा है वो हमें रोज़ बरोज़ देखने में आ रहा है। तो क्या ये जो एक अमाउंट है जो सऊदी अरेबिया की तरफ से इस पैकेज के तहत मिलने जा रही है, वो इस डॉलर रुपी पैरिटी में कुछ हमें इसमें कोई बेहतरी लाने में मदद कर पाएंगे, या इस हवाले से क्या हमें कोई रिडेम्पशन मिलेगा, ये एक ज़रूरी सवाल है। दूसरा ये कि खाम तेल की कीमतों के भी हवाले से नाजरीन एक खासा अहम ट्रेंड है जो कि दुनिया भर में इस वक्त नजर आ रहा है। कल हमने जैसे आपके सामने प्रोग्राम के ही थ्रू टेबल किया कि ओमिक्रॉन नामी नया कोविड वेरिएंट अब जनूबी अफ्रीका से आ चुका है, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में अभी तक इसके कोई केसेस नहीं सामने आए हैं, और पाकिस्तान ने सही वक्त पर सफरी पाबंदियां भी आयद कर दी हैं तमाम जो अफेक्टेड ममालिक हैं उनके ऊपर। लेकिन बात यह है कि इसकी वजह से खाम तेल की कीमतों में बतदरीज कमी हमने सिर्फ एक रोज़ में या सिर्फ चंद रोज़ में देखी है, जो कि आई है बैन अल-अक़वामी सतह पर अराउंड $70 पर बैरल अब ब्रेंट क्रूड पहुंच चुका है। तो क्या इसकी वजह से भी पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनके ऊपर कोई अवाम की सतह पर कोई रिलीफ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा? क्योंकि शौकत तरीन साहब मुशीर खजाना ये बात बता चुके हैं कि ₹4 पर लीटर पेट्रोलियम लेवी गालिबन बढ़ानी पड़ेगी महाना तो सतह पर या महाना एतबार से। हर महीने शायद इस किस्म की कोई चीज़ हो सकती है कि हमें करनी पड़े, क्योंकि IMF की भी शराइत जो हैं इसमें हमारे सामने हैं। लेकिन क्या अगर खाम तेल की कीमतें बैन अल-अक़वामी सतह पर अब इस तरह से डाउन स्लाइड कर रही हैं, तो क्या इस एतबार से भी अवामी लेवल पर, अवामी सतह पर कोई मुआशी रिलीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हासिल हो सकेगा या नहीं? एक ये इसका मुआशी पहलू है जिसको हम हाईलाइट करेंगे, और दूसरा ये पहलू है कि सऊदी पैकेज का रिवाइवल क्या इस तरफ भी निशानदेही करता है कि US कैंप से या USA के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए हैं, और कुछ आइस मेल्टिंग क्या उस तरफ भी हुई है? तो क्या सऊदी अरेबिया के साथ ये जो पैकेज है, इसका ये जो रिवाइवल है, इस तरफ भी कोई इंडिकेशन देता है या नहीं? क्योंकि कुछ हुकूमती वुज़रा अमेरिका का दौरा भी करते हुए हमें नजर आए थे इन द पास्ट फ्यू डेज। तो क्या ये तमाम चीज़ें भी एक तरह से एक बैलेंस स्ट्राइक करने में हमें मदद करेंगी रीजनल सतह पर और हमारे डिप्लोमेटिक फ्रंट पर? तो ये तमाम उमूर आज नाजरीन हम टेबल करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और जो इंटरनेशनल रिलेशंस के उमूर हैं वो टेबल करेंगे एज पर द सऊदी रिवाइवल, सऊदी पैकेज रिवाइवल। तो ये तमाम बातें करने के लिए हमें पहले सेगमेंट पे हमारे साथ हैं सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा, बज़रिया स्काइप आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिप्रेजेंटिंग द PTI, और सेनेटर ताज हैदर नाजरीन हमारे साथ हैं रिप्रेजेंटिंग द पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का आपकी मौजूदगी के लिए, आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। लेकिन ज़ीशान खानज़ादा साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ करूँ, आप फरमाइएगा, एक तो अवाम के सतह पर आपको पता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, इसका एक डायरेक्ट ज़ाहिर है अवाम के ऊपर, उनके ऊपर एक इसका दबाव बढ़ता है, और उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है जो कि बेयर करनी पड़ती है हुकूमत को। क्या इन एतबार से और जो महंगाई के हवाले से जो एक फैक्टर है जिसकी बहुत बड़ी वजह हमारे रुपए की कदर है, इन अहवाल से, क्योंकि आप चेयर भी करते हैं कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी को सेनेट में, कोई बेहतरी मिल सकेगी सऊदी पैकेज के इस रिवाइवल के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी जी आपकी।
देखें, आपने एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट पकड़ा है और जाहिर बात है ये अभी जो आजकल हालात हैं तो इससे सबसे ज़रूरी बात यही है कि हम इसी पे बात करें, पेट्रोल की कीमतें। लेकिन महंगाई जो है देखें वो एक ऐसी चीज़ है जो कि एक वन पॉइंट एजेंडा उस पर कोई बात नहीं हो सकती वो, क्योंकि जो जितनी भी मुआशी हालात को आप मद्देनज़र रखते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम्म। इसको कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने अभी एक बात की है कि ज़ाहिर बात है जो हमारा जो रुपए का कदर है तो उसकी वजह से जो है जो अभी जो हमें महंगाई सामने हमारी आ रही है तो वो उसके क्या वजूहात हैं। अब सबसे पहली वजह तो यही है कि हमारे इतने अरसे से पिछले अगर आप देखें ये जो पिछले 10 सालों में जो हमारी इंपोर्ट मुसलसल बढ़ती आ रही थी और एक्सपोर्ट उसके साथ साथ नीचे ही जा रही थी, तो हमारी जो ट्रेड डेफिसिट था वो इतना बढ़ गया और फिर फॉरेन करेंसी जो है वो हमारे मुल्क में से निकल रही है। तो उसकी वजह से अब ये सारा मसला जो है उसकी वजह से पड़ गया। और हुकूमत, पीटीआई हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए हैं और वो स्टेप्स ज्यादातर अपने एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए हैं। अगर आप देखें तो जो कॉटन में अभी जो इंक्रीज आया है जो कॉटन के फसल में, और जो कॉटन इंडस्ट्री को इतने मारात दिए गए, इंसेंटिव्स दिए गए हैं, तो उस सब का मकसद ही ये था कि अभी हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $25 बिलियन को टच किया है, जो कि पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था। अब हम्म। इसको सस्टेन करना है। तो इस तरह की और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हुकूमत कर रही है। एक अगर मैं आपको बताऊं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हुकूमत फोकस कर रही है इस टाइम पे, किसान कार्ड वगैरह के थ्रू जो कि इंसेंटिव्स दे रहे हैं किसानों को, उसकी वजह से जो बाकी फसलों में तो हमारा गोया कि इतना बहुत जीशान बड़ा साहब आप कह इंक्रीज रहे हैं आया कि है। तिजारती खसारा बेहतर हुआ है, आप कहते हैं तिजारती खसारा कम हुआ है, ऑल्दो ये कि ऑपोजिशन तो बार बार ये ज्यादा इंसिस्ट है कि बरामदात में हमें वो इजाफा नहीं मिला जो कि हमें मिलना चाहिए था वीकेंड रुपी की वजह से। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखिए हमारा मकसद यही था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। लेकिन फिर हम्म। एक ऐसा पॉइंट आया कि हमें ये चीज समझ में आई कि देखें हमें असल में अपना जीडीपी भी साथ में बढ़ाना है। एक्सपोर्ट ऐसे नहीं बढ़ सकता, हम एक इंडस्ट्री पर रिलाई नहीं कर सकते। फिर हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम ऐसे कोई 1600 लाइन्स जिसको कहते हैं कस्टम ड्यूटीज उस पर कम की गई, कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उनकी इम्पोर्ट जो है तो वो पाकिस्तान में अब वो रॉ मटेरियल्स या मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है वो आ रहे हैं और उस पे जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज हैं तो उसमें वो डेवलप हो रही हैं और एक टाइम आएगा कि वो एक्सपोर्ट्स उनकी स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा। लेकिन ये जो छोटा सा टाइम है, ये जो शॉर्ट टर्म है, तो इसमें ये इंपोर्ट्स हमारी बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये पार्ट ऑफ द प्लान है जिसको कहते हैं, और उसमें फिर यही होगा कि एक टाइम आएगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो है तो वो अब अगर मिसाल के तौर पे इंपोर्ट्स अभी इस टाइम पे कुछ $40 बिलियन से ऊपर है, तो एक्सपोर्ट्स भी हमारे उसी ट्रेंड में जो है तो वो ऊपर जाएंगे। और हम्म। इसी तरह से अब बाकी जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि आईटी है, अगर आप देखें तो उसको भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसके ऊपर बार बार मीटिंग्स भी करते हैं, एक अथॉरिटी भी बनाई है अभी। और हमारी जो आप देखें आईटी एक्सपोर्ट्स में कोई 50% जी से जी, ज्यादा आईटी इंक्रीज है एक्सपोर्ट्स हैव अभी। दो सर्टेनली गॉन बिलियन बेटर। जी। जी जी बिल्कुल। तो देखें हम्म। ये मैं आपको इसीलिए ये सारी चीजें कह रहा हूँ क्योंकि ये एक, जब महंगाई का नाम आप लेते हैं तो महंगाई के पीछे ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जो कि जुड़ी हुई होती हैं और हुकूमत ने ये सारे फैसले करने होते हैं। इसमें जाहिर बात है कि कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। अभी आपने तेल की कीमतों की बात की तो देखें हुकूमत तो ये नहीं चाहती, कौन सी हुकूमत ये चाहेगी कि हम अपने अवाम को रिलीफ ना दें। ये तो पहले हुकूमतों ने किया है, उन्होंने तो बड़ी सब्सिडीज दी हैं। लेकिन एंड में फिर क्या हुआ, हमारे मुल्क अब आप हालात देखें जितना हम मकरूज हैं इस टाइम पे, तो ये थी उन्हीं पॉलिसीज की वजह से है। वरना तो खान साहब ने तो अभी भी उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया कि जब उनको समरी दी गई कि जी ये इंक्रीज होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जी ये सेल टैक्स जो है तो ये पेट्रोल की कीमतों में से मुकम्मल तौर पे खत्म कर दें। अभी इस टाइम पे सेल्स टैक्स जो है वो जी, जीरो है। सिफर है। तो ठीक है। हम्म। जी हाँ, तो देखें ये कहने का मकसद ये है कि इन सारी चीजों को अब हुकूमत के पास ऑप्शंस बड़े कम होते हैं। और ये जो अभी आपने कहा है कि जो सऊदीया की तरफ से ये जो $3 बिलियन जो आए हैं, तो देखें ये तो बहुत बड़ी बात है और ये कोई आसान बात नहीं है। आजकल के जो हालात हैं, अफगानिस्तान को आप देख लें और ये जो बाकी जिस तरह अभी आपने कहा है जो कि हमारे जो ममालिक हैं इर्द गिर्द, तो इनके साथ ये रिलेशंस इम्प्रूव करना
और जाहिर है अमेरिका ये के सारी साथ एक चीज़ों काफी को एक देखना तो सर्द ये साल। पैच था जो कि पाकिस्तान का आया हुआ था, और यकीनन ये चीज एक इसकी तरफ भी निशानदेही करती है कि कुछ वार्मिंग अप या कुछ आइस मेल्टिंग हमने अमेरिका के साथ भी फिर ऑब्वियसली देखी है, जिसकी वजह से, जिसका एक साथ साथ आप समझे उसका एक कंजेक्टिव असर है, या एक उसका एक इफेक्ट है कि सऊदी अरेबिया से ये पैकेज का रिवाइवल हुआ है। सेनेटर ताज हैदर, आपका भी इस पे व्यू आ जाए। एक तो ये रिवाइवल ऑफ द सऊदी पैकेज कितना सहारा मुआशी सतह पर, क्योंकि आप बहुत बेहतर समझते हैं मुआशी एतबार से, आपकी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्या लगता है ये कितना कुशन पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए हो पाएगा और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए हो पाएगा? अभी आपने सेनेटर जीशान खानजादा को सुना, वो कह रहे हैं कि इंपोर्ट्स में जो इजाफा है वो टेम्पररी है। दरअसल उसका मकसद ये है कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाए जो कि लोकल इंडस्ट्री में लगे और फिर हम इवेंचुअली अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर पाएं। आप अग्री करते हैं इस पूरी आइडियोलॉजी से या इस पूरे गेम प्लान से जो कि जीशान साहब ने बताया कि दरअसल इंक्रीज इन इंपोर्ट्स इज रादर अ पार्ट ऑफ द गेम प्लान? नहीं, मतलब जो कॉलोनियलिज्म है वो तो इस बात पे ही थी, और इस बात पे ही मुनहसर है कि हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर थे और वो मार्केट थे हम उनकी फिनिश्ड गुड्स के लिए। तो अब अगर हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर भी नहीं रहे हैं तो ये बड़ी तशवीश की बात है। अब बात ये है कि हम दो तरीके हैं घर या मुल्क चलाने के। एक तो ये है कि पुरतय्युश जिंदगी गुजारे जाए और जो भी अपने उसमें अखराजात होते हैं हमारी अय्याशी के, उनको कर्ज उधार लेके या भीख मांग के पूरा कर लिया जाए। नॉन या डेवलपमेंट ये कि एक्सपेंडिचर्स। नहीं, मतलब जो भी हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन और कंजम्पशन के दरमियान जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। एक छोटी सी मिसाल ये कि हम गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, पुरतय्युश गाड़ियां, और उनकी वजह से हमारा पेट्रोल का खर्चा जो है वो बढ़ रहा है, तो पेट्रोल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं करते कि हम मुल्क के अंदर अपने बसें बनाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो लोगों को मुहैया करें। सही सही। तो ये दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हाँ, एक लंबी चौड़ी 2.5-3 करोड़ की गाड़ी वो खरीद लो और उसको दंदनाते फिरो, सबको रोक दौड़ते हो, जबकि 2.5-3 करोड़ की इक्विटी में एक छोटा मोटा कारखाना लग सकता है जिससे कि आप प्रोडक्शन कर सकते हैं और जिससे आपको भी आमदनी होगी और मुल्क की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। और अगर आपकी मजमूई प्रोडक्शन इतनी है कि जो न सिर्फ आपकी ज़रूरियात को पूरी कर रही है बल्कि इतना सरप्लस भी प्रोड्यूस आप कर रहे हैं और उन कीमतों पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस जो आपका अखराजात हैं उसकी तैयारी में वो इतने कम हैं कि आप उसको बैनुल अक़वामी मार्केट में बेच सकें। तो ये एक दूसरा मॉडल है। बदकिस्मती से कोई 40 साल कबल जब हमने ये फैसला किया मगरबी साम्राज्य के कहने पे कि नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर है दैट शैल बी द इंजन ऑफ ग्रोथ, तो उस वक्त से हमें ये मसाइल जो है ये इनका सामना है। ओ, हमने यहाँ कोशिश की है पब्लिक सेक्टर को इकोनॉमी में लाने की, जिसकी एक बड़ी यानी अच्छी सर मिसाल। आप प्रोपोनेंट, आप एक दफा फिर दोबारा एडवोकेट कर रहे हैं नेशनलाइजेशन की एक पूरी पॉलिसी को? नहीं, अब है क्या जो ना आप नेशनलाइज करेंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन ये कि पब्लिक सेक्टर के अंदर आप नई प्रोजेक्ट्स कायम करेंगे, जो लियाकत अली खान ने पीआईडीसी बना के किया था और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हैवी इंडस्ट्रीज यहाँ पर पाकिस्तान में लगा के। सही। और मैं आपको मोना बताऊं, मैं आप भी शायद सुनी हो भुट्टो की जो 20 दिसंबर की तकरीर है, जी जी जी। मुल्क 2 लख्त हो चुका है। हम्म। एक बहुत बड़ा मार्केट हमारे हाथ से जा चुका है। 50% से ज्यादा जो मसनूआत हमारी थी वो मशरक़ी पाकिस्तान जाती है। सही सही। उस वक्त वो पाकिस्तान के मजदूरों से कह रहे हैं कि आपको दिन रात मेहनत करनी है और मुल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और देखते ही देखते 3-4 महीने के अंदर वो जो आप प्रोडक्शन कर रहे थे उनके लिए आपको एक्सपोर्ट मार्केट निकल आए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद कई इतने 14-15 ममालिक का दौरा करके पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए नए मार्केट फराहम किए। तो एक तो ये तरीका है कि आप काम करें, मेहनत करें और कम से कम निर्ख पे आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं। और
ठीक है, जो दुरुस्त। जायद और ताज साहब, प्रोडक्शन ये है तो गवर्नमेंट तो कहते हैं कि दूसरा ये है एलएसएम में बड़ी अच्छी ग्रोथ आई है इस दफा। एलएसएम की ग्रोथ काफी फिनोमिनल हुई है। ये इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इस पे आपका एनालिसिस है? अभी हम 2013 के लेवल पे है ना। हम्म। जो हमारी वो है एक्सपोर्ट, वो तो वही $25 बिलियन पे जी जी, पड़ी हुई वहीं है पर जहाँ स्टैग्नेंट। जी 2013 जी, तक। यस। हाँ। तो वो जो है वो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ा रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। और हम्म। अगर आपका साइज ऑफ प्रोडक्शन कम है तो आपको बाहर से चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। हम्म। यानी जो 14 मिलियन बेल कॉटन की हमें जरूरत है और जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे, वो अगर गिर के 5 और 6 मिलियन बेल्स पे आ जाए तो फिर अब आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर नहीं रहे। राइट। अगर आपको राइट। ग़िज़ाई पैदावार भी, ग़िज़ाई अशिया भी बाहर से इंपोर्ट कर रही है, हम्म। तो अब आप अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री नहीं कह सकते। सही तो सही। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये देखने की हैं और फैसला ये करना है कि क्या आप जो मुल्की पैदावार है उसके समरात तबका बाला की जेबों में करते रहेंगे, या ये कि आप पैसे को सर्कुलेशन में रखेंगे, पैसे को प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाने में। आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को राइट। नीचे ताज साहब, ये लाएंगे। काफी वैलिड आपके इस पे व्यू पॉइंट्स हैं और आपने नहीं, बहुत ये अहम बिल्कुल दो प्रेपोजिशंस रास्ते भी। हैं। छोटा सा घर भी ऐसे नहीं चल सकता बिल्कुल सही कि मैं सही। उधार लेके अपने सूट बनाता रहूं। दिस कैन नॉट गो। हाँ बिल्कुल, ऐसे ये तो तो है नहीं कि एक चलेगा। शॉर्ट टर्म मेजर जरूर हो सकता है इमीडिएट मुझे मसाइल के लिए। मुझे पेबंद लगाने होंगे ठीक है। और वही जो 3 जोड़ी कपड़े हैं उनमें गुजारा करना होगा, लेकिन प्रोडक्शन करनी होगी। मैं जरा जीशान साहब से पूछूं। जी सेनेटर जीशान, आपका व्यू इस पे? ये शॉर्ट टर्म हल तो हो सकता है, लेकिन ताज साहब ने कहा है कि इट कांट गो ऑन एंड ऑन। इस तरह से मुसलसल तो हम नहीं जा सकते हमारी प्रोडक्शन के हवाले से। और यकीनन एग्रेरियन मुल्क होने के नाते ये भी एक काफी लम्हा फिक्रिया है कि अगर हमें अपने खाने पीने की अशिया भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। जी देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है जो इन्होंने रेस की है। मैं ज़रूर इसके साथ ये कहना चाहूँगा कि अगर मिसाल के तौर पे अगर हमारी कॉटन की फसल जो है वो पिछले सालों में कम क्यों हुई है, और पहले अगर हम कॉटन एक्सपोर्ट करते थे या एटलीस्ट जो हमारे जो टेक्सटाइल के लिए जो ज़रूरत होती थी वो पूरी होती थी, अब उसके बाद इंपोर्ट भी होना शुरू हो गए हैं। वो उसकी एक तो ये भी वजह है क्योंकि हमने कॉटन फसल में या कॉटन ग्रोथ के लिए हमने इससे पहले कोई इंसेंटिव्स नहीं दिए थे। पिछली हुकूमतों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने इंसेंटिव्स जो हैं तो वो शुगर की साइड पे दिए हैं, और ज़्यादा जो ज़मीनें हैं तो उनके ऊपर शुगर केन गन्ना जो है तो वो उगना शुरू हो गया और कॉटन जो है वो कम हो गया था। तो इस तरह की अगर हम पॉलिसीज रखेंगे कि हमारी जो एक अच्छी फसल है उसको हमने छोड़ दिया और एक और हमने फसल को वो तरजीह दे दी है, और फिर वो उस फसल करेक्ट। से हमें ये क्या बात सही है। ये फायदा। बिल्कुल ऐसा ही तो हुआ है। प्रायोरिटाइज जी, हमने इसी तरह तो से किया था। जी। और देखें, और अब जो इन्होंने ये बात की है तो पीटीआई की हुकूमत जो है उन्होंने तो अभी जो आप पिछले बजट में देखें 120 अरब रुपया जो है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मुख्तस किया गया है, जिसमें जैसे मैंने इससे पहले कहा कि किसान कार्ड के हवाले से उन्होंने एक बहुत अच्छी स्कीमें दी हैं, जिसमें यही है कि जो किसान है वो अपनी जाके अगर वो फर्टिलाइज़र लेते हैं और जितनी भी चीज़ें वो लेते हैं उसके ऊपर उनको बड़ा स्पेसिफिक डिस्काउंट मिलता है, और उसके बैंक अकाउंट में जो है उनको रिबेट्स आते हैं उन चीज़ों के ऊपर, जो कि होलसेलर और इन चीज़ों के लिए उन लोगों के लिए नहीं होता। तो कोशिश तो इस हुकूमत की यही है कि जो कि एंड यूज़र है, जो कि ज़रूरतमंद है, तो उनको इंसेंटिव दिया जाए। लेकिन ये नहीं कि आप मुल्क की सतह पे कोई इंसेंटिव दे, जो कि बड़ी एक आसान बात है कि जी बस पेट्रोल की कीमतों पे या किसी चीज़ पे आप एक इंसेंटिव दे दें और उसमें जो है तो हर किसी को फ़ायदा हो। हम अगर आप देखें पीटीआई के हर एक पॉलिसी में अगर वो एहसास प्रोग्राम्स हैं तो वो भी जो कि निचले सतह के लोग हैं तो उनके लिए है, ताकि जो गरीब लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए राइट। लेकिन जीशान साहब, उनको ये फायदा हो। और एक सवाल जो इसके साथ ही उठता है वो पेट्रोलियम अगर मसनूआत हेल्थ की। कार्ड देख लें आप तो वो भी। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की सॉरी। कीमतों के हवाले से जीशान साहब के आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जीएसटी इस दफा सिफर कर दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत पर, लेकिन इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी आपको पता है कि बढ़ा है,
और जो इजाफा जो आवाम के ऊपर आ रहा है वो यकीनन आवाम के ऊपर एक महंगाई का दबाव है और उसकी शक्ल में आवाम के ऊपर डेफिनेटली जो हर माह या हर 15 रोज बाद इजाफा होता है। तो क्या अब इस दफा खाम तेल की कीमतों में जब हमने डाउन स्लाइड देखा है, मार्केट एक तरह से ब्रेंट क्रूड की आपको पता है क्रैश हुई है ये नए कोविड वेरिएंट की वजह से, आपको नहीं लगता कि बतौर गवर्नमेंट आपको एटलीस्ट कुछ पास ऑन करना चाहिए ये रिलीफ, जब अराउंड 42 रुपीज हम पर लीटर बढ़ा चुके हैं पेट्रोलियम मसनूआत पर? देखें, ये जो अभी जो आप कह रहे हैं कि क्रैश हुआ है या उसमें कोई कमी आई है, तो वो इतना जल्दी जो है तो वो मार्केट में ट्रांसलेट नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे से जो बाइंग हुई होती है वो काफी पहले हुई होती है और हाँ। उसके जो असरात हैं वो बाद में आते हैं। और अभी अगर हुकूमत उसमें कोई इंसेंटिव देना चाहे भी तो वो मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये सिर्फ असल बात ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, आप किसी भी मुल्क की पेट्रोल की कीमतें उठाएं, और सबसे बड़ा मिसाल जो है वो मेरे ख्याल से अमेरिका है। और मैं रिसेंटली अभी खुद भी अमेरिका से होके आया हूँ, तो वो लोग खुद भी कह रहे थे जो अमेरिकी हैं कि ये पहली बार जो है तो इतना बड़ा वो तो जिशान साहब इंक्रीज आपको आया पता है है। कि जब भी आप ये कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं आपको फौरन ऑपोजिशन ये कहते हैं कि आप पर कैपिटा इनकम को भी तो कंपेयर करें। नहीं, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये भी तो एक फैक्ट है ना। देखें, अगर वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये जो इतना इसमें जो आलमी कीमतों में जो इतनी इंक्रीज आई है, तो अगर अमेरिका जैसे मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि सारे ममालिक जो हैं उन्होंने ठीक है, कोरोना राइट। में अपने रिसोर्सेज डिप्लीट कर दिए, उन्होंने कोरोना में अपने जितने भी उनके पैसे थे, जितने भी रिसोर्सेज थे, और उस पे लगा दिए हैं। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मकरूज है, अगर वो सिर्फ हमारे ये जो IMF के लोन्स हैं इनके हवाले से नहीं, हमारा हर एक इदारा, अभी इससे पहले ताज साहब ने कहा है कि जी हमारे हमारे इदारे तो देखें ना, यही तो मसला है, उनको अगर नेशनलाइज किया गया या उससे पहले जो है उसमें जो सियासी भर्तियां की गई हैं, तो ना तो वो लोग ठीक है, राइट इन राइट। इदारों को चला सकते हैं, और मैं जीशान साहब ये जरा एक ताज दूसरा साहब का बड़ा इसके मसला ऊपर है हमारा रिस्पांस कि मांग लूं। ताज साहब, ये जो गन्ने की के काश्तकारों को प्रेसिडेंस दिया गया ओवर कॉटन ग्रोवर्स, ये तो बात सही है, ये दुरुस्त है और उसका मकसद यही था कि शुगर मिल्स को एक तरह से इंसेंटिवाइज किया जाए। ये यकीनन हुआ है माजी की पॉलिसीज में। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये एक गलत चीज़ है और क्या आप इसको एक्नॉलेज करते हैं कि ये गलत हुआ था इन द पास्ट? और दूसरा, ये जो अभी बात कर रहे हैं पेट्रोल की, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बताइएगा कि दिशान साहब इज ऑफ द व्यू कि ये फौरी तौर पर तो ये जो कमी है ये हम ट्रांसलेट इस मर्तबा नहीं कर पाएंगे। तो ये बताइएगा कि फिर GST जीरो होने से कोई बेहतरी मिलेगी या कोई फायदा मिलेगा आवाम को, या आपको लगता है कि ये जो इजाफे का ट्रेंड है ये पेट्रोलियम मसनूआत में हम ऐसे ही देखते रहेंगे? देखिए, इसका ताल्लुक प्राइसेस से नहीं है, क्योंकि जो पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं वो IMF में जो बजट हमारा बना है उसने रखे हैं 600 बिलियन पेट्रोलियम लेवी पे हमें वसूल करने हैं। और ये IMF की तरफ से आयद करदा टैक्स हैं जिनकी वजह से हमारे पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर गई हैं। और इसके पीछे सियासत है। तो सियासत ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाए और पाकिस्तान प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट ना कर सके, क्योंकि मगरबी इस्तेमार हमेशा इन जो भी हर कर्जे होते हैं तो उनके पीछे एक सियासी पहलू होता है, बल्कि सियासी पहलू है जो कंट्रोल करता है इस तमाम पॉलिसी को। और उनकी पॉलिसी ये है कि ये 22 करोड़ का मार्केट हमारी अशिया के लिए खुला रहे और ये खुद कुछ ना प्रोड्यूस करें। हमारी पॉलिसी ये है कि भाई हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, और इसलिए हम कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर को, जैसे कि पहले एक लीडिंग रोल पब्लिक सेक्टर ने नई प्रोजेक्ट्स लगी थी तमाम, वो हमें करना होगा। या अब जैसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में थरकोल जैसी प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं। थरकोल के थर्ड फेज में कोयले की कीमत $27 पर टन आ रही है, जबकि इम्पोर्टेड कोयला जो है वो 265 और $270 पर टन कराची पोर्ट के ऊपर हो रहा है। या जो मैंने कहा कि सियासी प्रेशर होते हैं, ईरान से गैस हमें $9 $8 की तो वो मिल रही है, लेकिन हम $30 की गैस खरीदने पे मजबूर हैं और हम वो पाइपलाइन नहीं बना सकते क्योंकि हमारे ऊपर सियासी प्रेशर है। तो अब ये पेट्रोलियम के जो प्राइसेस हैं वो डिक्टेट किए जा रहे हैं, उन टैक्स इस वजह से बढ़ रहे हैं कि जो IMF की जानिब से हमें प्रेशर डाला गया है कि आप
एक्चुअली बात तो इन एसेंस नहीं तो यही है ना ताज साहब के जो $140 दूसरे रेवेन्यू कलेक्टिंग मेजर्स हैं जो कि मुश्किल हैं या जो बड़ी मछलियों को पकड़ने को दरकार करते हैं, उनकी जानिब अगर हम जाएं तो गालिबन हमें ये ना करने पड़े। आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो टैक्स आपसे आप बढ़ेगा। ठीक है, फिर मतलब हम मुर्दों के लिए कफन खरीदते हैं, उस पर भी गवर्नमेंट का टैक्स होता है। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आएगी क्योंकि करेक्ट, हाँ साइज ये बढ़ेगा। सही बात है जी, हाँ। और अगर आप अपने इनपुट्स की कॉस्ट को नीचे लाएंगे तो प्रोडक्शन आपसे आप बढ़ेगी। ठीक है, अगर राइट सपोर्ट प्राइसेस आप अच्छे रखेंगे तो इंसेंटिव होगा। जहां तक कॉटन का ताल्लुक है तो कॉटन अभी 8-10 साल नहीं संभल सकती। जी सर, आखिरी क्योंकि इस पे जुमला प्लीज, इस पे कंक्लूड कीजिएगा क्योंकि माजी की पॉलिसी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि शुगर केन्स को इस तरह से अगर इंसेंटिवाइज ना किया होता तो गालिबन ये कि हमारे कॉटन कल्टीवेटर्स अभी होते, हमें ये हाल ना होता। हमारी कॉटन की जो क्वालिटी है वो भी बहुत 26-27 मिलीमीटर का जो स्टेपल लेंथ है ठीक वो है, प्रोडक्शन के लिए ठीक नहीं है। अब उन जमीनों के अंदर गन्ना आया और अब ह्यूमिडिटी उन इलाकों में इतनी बढ़ गई कि वहां पे कॉटन ग्रो नहीं की जा सकती। ऑल राइट, यानी कि आप फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स को भी इसके लिए एट्रीब्यूट करें। ठीक है नाज़रीन, मेरे पास वक्त चूंकि इतना ही था। ताज साहब, माय अपॉलॉजीज, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में हम इस पे मजीद एट लेंथ बात करेंगे। ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया था, सेनेटर ताज हैदर वाज रिप्रेजेंटिंग पीपल्स पार्टी हमारे इस सेगमेंट में। जीशान खानजादा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। अगले सेगमेंट की तरफ रुख करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। अगर सऊद तुम्हारे लिए इतना ही अहम है तो मेरे लिए अहमियत इस बात की है कि ये खित्ता एक काबिल शख्स के हाथ में हो। जुल्म और खौफ का खात्मा हो चुका है, इंसाफ फिर अपने रास्ते पर गामजन। ये अच्छी शराकत नहीं है, मुझे ऐसे ही सरदार की जरूरत है। धोखेबाजी है ये, ताल्लुकात बढ़ाने होंगे तुम्हें उनके साथ। पूरे अनातोलिया को राख का ढेर बना दूंगा। बुज़दिल हर रोज और बहादुर सिर्फ एक बार मरता है। आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा अर्तुल सरदार। हमारा इस्तेमाल करके उसने अलंजक से दोस्ती करने की कोशिश की। हम वो हाथ थाम लेते हैं जो दोस्ती की नीयत से आगे बढ़े और जो दुश्मनी से बढ़े उसे काट देते हैं। ढूंढ कर लाओ उसे। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबा।
achieve their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK. जी वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हुए एक तो जनाब साकिब निसार का मुबैना ऑडियो क्लिप हमारे सामने है और उसके ऊपर ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत अपोजिशन दोनों पहले आप में एक दूसरे को कह रहे हैं कि इसको अदालत ले जाया जाए। ऐसे में अब एक मरतबा फिर हुकूमत ने एक नई तजवीज़ दी है अपोजिशन को और ये कहा है कि अगर वो समझते हैं कि ये ऑडियो क्लिप ऑथेंटिक है, सच है, तो इसको अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं और इसकी बुनियाद पर रिलीफ हासिल करें। सिमिलरली नाजरीन, हमने कल परसों दोनों रोज इसके ऊपर बात की कि अपोजिशन भी हुकूमत को बिल्कुल मिलती जुलती बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर अगर हुकूमत समझती है कि ये क्लिप नकली है और जोड़ तोड़ कर बनाई गई है तो इसका एक फॉरेंसिक ऑडिट करा लें और साबित कर दें कि ये झूठी क्लिप है या इसमें कोई फैब्रिकेशन इन्वॉल्व्ड है और इसको अदालत में कोई या तो कमीशन बनवा लें या फिर ये कि कोई हुकूमती कमीशन इसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट कमीशन तश्कील कर दिया जाए। सिमिलरली अपोजिशन नाजरीन अदलिया को भी अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे ये डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पूरे मामले पर अदलिया नोटिस ले और अदलिया भी कोई इसके ऊपर छानबीन करे या अपने तौर पर इसको इंक्वायर करे। ऐसे में नाजरीन अब ये मामला कहां जाकर रुकेगा, लीगली और पॉलिटिकली दोनों क्या इसके मामलात के इस मामले के एस्पेक्ट्स होंगे, इसके ऊपर सेकंड सेगमेंट के तहत बात करेंगे और NA 133 के हवाले से जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि PTI अब उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी जो ये दो मेन अपोजिशन की जमातें हैं अब एक कड़ी टक्कर में आमने सामने नजर आ रहे हैं। NA 133 में PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों के हवाले से कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल वीडियो क्लिप्स भी हैं जो कि गर्दिश कर रही हैं जहां पर यह देखा जा सकता है कि किस तरह से वोटर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन PTI अब इसमें क्या कर सकती है जबकि वो खुद बाज़ाब्ता इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अब इसमें क्या रोल होना चाहिए, इसके ऊपर बात करने से पहले ये रिपोर्ट मुलाहिजा करें फिर वापस आते हैं। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी कबूल न होने पर मैदान खाली देखकर दो अपोजिशन जमातें आमने सामने हैं। दोनों ने एक दूसरे पर वोट खरीदने के इल्जाम आयद किए हैं। वोटों की खरीदारी के ज़िम्न में सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जमात की तरफ से वोटर्स के शनाख्ती कार्ड देखकर 2000 रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। वीडियो में वोटर्स की कतार भी दिखाई दे रही है जिनमें से बाज लोग 2000 रुपए से जायद की अदायगी का मुतालबा भी कर रहे हैं। यार बेटा वो ये कहते हैं कुरान पे हलफ देकर 2000 रुपया दे रहे हैं। अच्छा, अब मेरे शोहर को मिल गए, मुझे क्यों नहीं तो तो 2000 मिलेंगे नहीं? नहीं लेना 2000 मेरा हो गया कल बड़ी देर। अच्छा प्लान बहुत लाइन से लगना है, पहले आईडी कार्ड जमा करा के आना। पहले एक जमात ने दूसरी पर वोट खरीदने के इल्जामात लगाए जिसे जाली करार देते हुए उसने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया और दरखास्त में अपनी हरीफ जमात पर वोट खरीदने का इल्जाम लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की है। इससे कतई नजर के अपोजिशन जमातों की जानिब से इल्जामात दुरुस्त हैं या गलत, हकीकी जमहूरियत के दावेदारों के चेहरों से नकाब जरूर उतर गया है। जी नाजरीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की, अब इस पे बात करने वाली ये है कि क्या वे आउट है दोनों मामलात पर। एक तो साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो के हवाले से भी लीगल और पॉलिटिकल इसके एस्पेक्ट्स और दूसरा ये कि NA 133 में अब ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा और इसके ऊपर अब क्या एक्शन असल में होना चाहिए आइडियली स्पीकिंग। हमारे साथ सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा हैं PTI को रिप्रेजेंट करते हुए, अली परवेज़ मलिक मेंबर कौमी असेंबली हमारे साथ हैं PMLN से और इस वक्त बल्कि हल्के में ही मौजूद हैं जनाब आरिफ चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं अपनी लीगल एक्सपर्टीज़ के लिए। मैं बात का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी अली साहब, आप बताइएगा, एक तो आप हल्के में हैं, बहुत शुक्रिया आपने इसके बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला, आप इलेक्शन कैंपेन में इस वक्त मौजूद हैं। ये बताइएगा कि ये जो वीडियोज़ हैं या ये जो सर्कुलेट करने वाली फुटेजेस हैं जिसमें देखा जा सकता है कि वोटर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश है, आपकी तरफ से पहले एक ऐसी वीडियो आई जहां पर पीपल्स पार्टी के हवाले से ये इस किस्म की एक ये वीडियो थी। अब सिमिलरली हम देखते हैं कि PMLN के हिसाब से भी आपकी तरफ से भी किसी किस्म की वीडियो आई है जहां पर वोटर्स को पैसे देकर उनसे कुरान के ऊपर हाथ रखकर कसम उठवाई जा रही है। तो ये क्या मामला है और इसके ऊपर क्या इलेक्शन कमीशन को आप लोग अप्रोच करेंगे? मोना, मैं पहले तो आपका रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं, ये कड़ा मुकाबला बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मलिक परवेज साहब ने मियां नवाज शरीफ की नुमाइंदगी करते हुए 90,000 वोट हासिल किए थे, उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के 5,000 वोट थे। तो काइंडली पहले अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। और दूसरी बात ये
कि हमें खैर मकदम करता हूँ, आरओ ने जो इलेक्शन कमीशन को लिख के फॉरेंसिक ऑडिट की कमेटी बनाई है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो लोग इस गलीज धंधे के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको सजाएं दी जाए। मैं खैर मकदम करता हूँ। अब आ जाए ये जो टेपों का मामला और वीडियोस का, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, मुझे बताएं कि अगर मेरे 90,000 वोट हैं, मेरे मद्दे मुकाबिल है कोई नहीं, तो मैं ये जो वोट खरीद रहा हूँ इनके पीपल्स पार्टी की बदौलत मुबैना तौर पे, तो मैंने इन वोटों का करना क्या है? गुजारिश इस तरह से है, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो मामला था, ये गलीज धंधा जो है, ये पीपल्स पार्टी ने शुरू किया। सिंध की आवाम का लूटा हुआ पैसा वो पंजाब के अंदर लेके आए, यहाँ पे उन्होंने लोगों के जमीन खरीदने की मंडियां लगाने की कोशिश की। उसके बाद जब हमारे लोगों ने वो वीडियोस बना के, लोगों ने वीडियोस शेयर की और हमने आरओ को जाके एहतजाज किया, हमने ये रिकॉर्ड दुरुस्त करवाया कि भाई ये इस किस्म का मकरू धंधा पीपल्स पार्टी के हवारी यहाँ पे आके कर रहे हैं, तो आरओ ने आज उसकी जो थी हियरिंग फिक्स की थी। और जब उनकी हियरिंग फिक्स की गई तो इन्होंने जवाबाना तौर के ऊपर एक फैब्रिकेटेड एक वो वीडियो रिलीज कर दी है, जिसके अंदर हमारे लोग बैठे हुए हैं मुबैना तौर पे, मास्क भी पहने हुए हैं, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो मकरू धंधा है, जो भी कर रहा है, इसको एक्सपोज होना चाहिए और उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मेरी तो ये गुजारिश है आपसे। जी ठीक है अली, ये तो आपने वैलिड बात की है कि ये अगर आप इसको वेलकम कर रहे हैं, इससे जो भी इंक्वायरी को, लेकिन ये वाकई इन चीजों को एक्सपोज होना चाहिए। इफ सेनेटर जीशान खानजादा कैन आल्सो जॉइन मी, क्योंकि पीटीआई तो अब इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, तो उनका क्या अब इसमें रोल होगा? मैं कि मुझे बताएं कि मेरी जो लीड है वो मेरा 10वां हिस्सा भी पीपल्स पार्टी नहीं है। मैं वोट लेके मैंने करना क्या? नीयत को भी तो देख लेना। जिस सूबे के अंदर कुत्ता काटने की दवाई ना हो, जो वहाँ पे टैंकर माफिया हो, वहाँ पे कूड़ा करकट सड़कों पे पड़ा हो, उनका पैसा लूट के आप यहाँ पे आके मंडियां लगा लें, ये तो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है ना। और जवाबाना तौर के ऊपर अगर आप इस किस्म की फैब्रिकेटेड वीडियो बनाएंगे तो FIA साइबर क्राइम को इसको बिल्कुल FIA को भी आप लोग इसके ऊपर जिसके हवाले से भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी तो यही कह रहे हैं ना कि उनकी भी वीडियो फैब्रिकेटेड है, लेकिन ये FIA को बिल्कुल ये मामला प्रूव करना चाहिए। आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी लीड जो है 90,000 की, उनकी 5,000 की थी, मैंने वोट खरीद के करना क्या? मुझे आप पहले आपके जवाब। सही ये मैं आई होल्ड दैट पॉइंट, वो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। तो उस हल्के में आपका बहुत अच्छा एक रसूख है और आपके मरहूम वालिद अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ये बिल्कुल शुक्रिया जी। बिल्कुल ये मैं आई अग्री विद दैट। लेकिन आरिफ साहब आप बताइएगा इसका क्या हल होना चाहिए? ये इस तरह की चीजें, इस तरह की वीडियोस जो आ रही हैं, आप देख रहे हैं दोनों जमातें जो हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारी नहीं है, कोई इसको ओन नहीं कर रहा। अब इसके ऊपर क्या करें? ये जो वोटर्स को मैनिपुलेट करने की जो वीडियोस वगैरह आ रही हैं, और साकिब निसार साहब की भी जो मुबैना ऑडियो है, उसके ऊपर हुकूमत भी कह रहे हैं कि ऑपोजिशन अदालत जाए, ऑपोजिशन कह रहे हैं कि हुकूमत इसके ऊपर कमीशन बनाए, तो इसका क्या वे आउट है? सर बहुत शुक्रिया मोना। सबसे पहली बात तो जो आपने ये इलेक्शन में वीडियोस की बात की है, जिसमें मुबैना तौर पर खरीदो फरोख्त की जा रही है, अगर इलेक्शन कमीशन शुरू करता उस वाक़े से जो सेनेट के इलेक्शन में हुआ और जिसमें वीडियो सामने आई और सुना गया, देखा गया सब कुछ और तस्लीम भी किया गया, उसे अगर वो प्रॉपरली एडजुडिकेट करता, उस पर सजा होती, तो मामला लोगों को समझ जाते कि भाई यहाँ तो इस तरह की बात करने से आपको अल्टीमेटली यू हैव टू पे फॉर इट। लेकिन जब आप बड़ी बात से एतराज करते हैं, बड़ा एक्शन लेने से एतराज करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें तो चलती रहेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वो गैर जानबदारी को, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए पूरी कोशिश करे। और चाहे कितना बड़ा वाकया हो, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, उसे पकड़े और बाकी पता चले कि सजा भी दी जाती है और लोगों को नजर भी आता है। बाकी रहा ऑडियो जो लीक की बात की जा रही है, इसे आप ऑडियो लीक की बजाय ऑडियो स्कैम कहें। वीडियो स्कैम, ऑडियो स्कैम ये चल रहे हैं बहुत ज्यादा। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि जो मुतालबा करते हैं कि जनाब इसकी इंक्वायरी हो, इसकी कोई इंक्वायरी इसके अलावा करने की जरूरत नहीं जो ऑलरेडी हो रही है। क्योंकि इस वक्त मामला दिया हुआ है हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे पहली बात जो आएगी, अगर तो वो राणा साहब जो हैं, जो साबिक चीफ जज है गिलगित बल्तिस्तान के, उनके एफिडेविट पे सजा हो जाती है,
तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि बाकी किसी वीडियो की ऑडियो की जरूरत रहती नहीं है उसकी तहकीकात करवाने की। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इस तरह की चीज लाने के बाद फौरी तौर पर मुतालबात शुरू हो गए और अपोजिशन इकट्ठी हो गई है कि जनाब इसकी तहकीकात की जाए। इट इज लाइक क्रिएटिंग इशू आउट ऑफ नो इशू, यानी इसको अगर आप तहकीकात के लिए कमीशन मुकर्रर करते हैं तो इस तरह यानी जो एक जालसाजी कोई शख्स कर रहा है अब, और उसका बाकायदा जहां उसको जरूरत है एविडेंस के तौर पर जाकर इसे पेश करने की, वहां वो पेश नहीं कर रहा, तो उसका मतलब यह है कि वो इनफैक्ट खेलना चाहता है गैलरी के साथ, अवाम को धोखा देने के लिए, पब्लिक परसेप्शन के लिए ये सारा एहतमाम किया जा रहा है। अदरवाइज पहली वीडियो जिसका जिक्र आया था अरशद मलिक वाली, या ये ऑडियो जिसका जिक्र लेकिन आया आरिफ साहब अगर एक थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए सर कि राना शमीम साहब का जो फॉर्मर चीफ जस्टिस जीबी हैं, उनका मामला तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं है, फॉर्मर चीफ जज हैं, एग्जीक्यूटिव पोजीशन थी जी चीफ जज, यस सॉरी यस, फॉर्मर चीफ जज जीबी, उनका मामला तो आप सही फरमा रहे हैं चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उसके अलावा जो ये दूसरा मामला है जो साकिब निसार साहब के ये ऑडियो क्लिप का जो मुबैना मामला है, इसके ऊपर तो आपको पता है कि एक पिटिशनर गया, उसने कहा कि तौहीन अदालत का मुर्तकब करें मरियम नवाज साहिबा को इस पूरे मामले के ऊपर, जब उन्होंने कहा कि साकिब निसार साहब को नोटिस मिलना चाहिए इस पे, वो जो पिटिशन थी आपको पता है वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे टर्न डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि जो रिटायर्ड जज होता है वो किसी भी उसके ऊपर तौहीन अदालत या कंटेम्पचुअस बात नहीं लग सकती है। लेकिन अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देखा है कि एक और मामला भी चल रहा है, वहां पर भी एक पिटिशनर आया है, ये एक नया पिटिशनर है, और उसने कहा है कि ये जो साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक का मामला है इसके ऊपर कमीशन बनाए। तो आपको लगता है कि इसको भी प्रोब करना चाहिए अदलिया को अलग से? मैं आपको कैस करूं कि ये जो पिटीशंस आती है ना, अगर तो प्रॉपरली ड्राफ्टेड पिटीशन हो ना तो उसका नतीजा कुछ और होता है। ये बिल्कुल किसी जमाने में लाहौर में एक शख्स हुआ करते थे, अब मरहूम हो गए, उनका नाम क्या लेना है, वो फौरी तौर पर हर केस में जाके एप्लीकेशन दे देते थे, वो हाई कोर्ट में चले जाते थे। तो उसका होता क्या था कि अनप्रिपेयर्ड अंदाज में जाते और बहुत बड़े बड़े इशू जो थे वो टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर जब पिटीशन खारिज हो जाती तो नुकसान उसका ये होता कि उस मौजू पे वो मौजू जो था, इशू जो था, वो हशक हो जाता, बरी हो जाता सिर्फ इस वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तौहीन अदालत वाली बात जो है इसको प्रॉपरली ड्राफ्टेड पिटीशन के साथ जाना चाहिए। और दूसरा इसके लिए भी एक तरीकेकार है, क्योंकि खास कर किसी शख्स से मुताल्लिक है तौहीन अदालत, यानी अदालत में किसी के जज के साथ कोई बात की जाए और अदालत को रिडिक्यूल किया जाए, अदालत को स्कैंडलाइज किया जाए, तो वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, तो उसमें तौहीन अदालत लगती है। फॉर्मर जजेस जो है वो उनके बारे में कमेंट देने से तौहीन अदालत नहीं होती। जी करेक्ट सर, लेकिन ये जो ऑडियो का मामला है, अब आपको लगता है सर कि इसके ऊपर अदलिया को नोटिस लेना चाहिए? क्योंकि होने से असल इशू जो है वो उसी तरह कायम है। ऑपोजिशन सर अदलिया को इसरार कर रहे हैं कि इसके ऊपर अदलिया नोटिस ले। कि आज तो जो है जिन्होंने इससे बेनिफिट लेना है, यानी साबित करना है, वो इसको साबित करें। और कहीं ये बात वो तो किसी जगह लेके जा नहीं रहे, तो कमीशन मैं समझता हूँ कि इसकी तरह की बातों की जरूरत होती नहीं है, इसलिए कि ये बिल्कुल एक यदि वो प्याली में तूफान वाली बात है, एक इशू जो बनता ही नहीं है, उसको आप इस तरह की बातें करके, अब वो मामला अदालत में है, अदालत ऑलरेडी फैसला कर चुकी है, उसके सारे फोरम जो थे वो रेमेडीज जो थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, और इस तरह बाहर आके इतने अरसे के बाद इस तरह की चीजें पैदा करी। और फिर यह है कि वो बजाय खुद अपनी मौत खुद भी मार चुकी है, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो तश्त-ए-बाम हो चुकी है, सामने आ चुकी है कि कैसे वो क्रिएट की गई है और कैसे इस तरह की ऑडियोज जो है उनको इस तरह तैयार किया जाता है, फैब्रिकेट किया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि उसमें कमीशन बनाया जाए और उसको आउट ऑफ नथिंग जो है उसमें इतनी आई सी ठीक है,
चले नाजरीन, आई वाइंड अप ऑन दैट नोट। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब और अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद थे। और आपने सुना नाजरीन, आरिफ चौधरी साहब का ये व्यू है कि इसकी पोजिशन वगैरह और ये स्टॉर्म इन टी कप है उसको उसी नज़रिए से देखें और इसको मजीद एग्जैजरेट ना किया जाए। खैर, ये मामला अभी चल रहा है और हम भी इसको एज अ डेवलपिंग स्टोरी इसके ऊपर नज़र रखेंगे और इसको कवर करते रहेंगे इन डेज टू कम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।